हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है विकास और अगर पिछले 15-20 दिनों की बात की जाए तो असम और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है। यूं तो इस समय जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वो बाढ़ से भी पीड़ित हैं, लेकिन एक और बात जो लगातार सुर्खियों में है और यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत जरूरी है वो ये कि आसाम ने एक सरकार के तौर पे नागरिकों को हथियार मुहैया कराने और उनके लाइसेंस को रेडी करने की बात कही है। विगत दिनों मैंने एक वीडियो और किया था जहां पे मैंने बात की थी कि किस प्रकार से आसाम से 30,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की गायब होने की बात आई, जो खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कही थी। इस दौरान हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार लगातार जो अवैध बांग्लादेशी है जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनको बांग्लादेश लेने से इनकार कर रहा है, और इस प्रकार की लगातार खबरें लगातार बनी हुई न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोगों को आर्म किया जा रहा है, ठीक है, जो लोगों को हथियार की बात की जा रही है, उनको हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं या उनके लाइसेंस को रेडी किया जा रहा है, बेसिकली क्या दूरस्थ तरीके से दूर दृष्टि से हिसाब से देखा जाए तो क्या वो सही निर्णय है? कहीं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं? और अगर तो यही सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन के क्या मायने हैं? हम इन सभी पे बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पे हमने कहां पे क्या क्या देखा है। हम कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से भी यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, और उन सभी गतिविधियों की बात करेंगे जो इस समय असम में चल रही है, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, और उन पे क्या वाद और प्रतिवाद चल रहे हैं, हर बिंदु पे हम बात करेंगे। बात कहां से शुरू हुई? द हिंदू का ये एडिटोरियल आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है इट इज अ रॉन्ग कॉल। बाकायदा हिंदू ने इस बात को क्लियर कर दिया कि रॉन्ग कॉल है क्या। असम में जो सिविलियंस को जिस प्रकार से आर्म किया जा रहा है, उनको हथियारों की सप्लाई की जा रही है, हथियारों को उन तक पहुंचने में सुलभ बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप एक और देख सकते हैं कि एक्ट ऑफ सिविलियंस टू बियर आर्म्स इज रियल इशू। बहुत से अलग अलग न्यूज पेपर्स ने, बीट इंडियन एक्सप्रेस, बीट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सबने कवर किया है और इस बात पे चिंता भी जताई गई है कि कितना सही या कितना सुरक्षित है। क्योंकि यूएस की बात करें, ब्राजील की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, हमने इसके साइड इफेक्ट्स को देखा हुआ है। तो सभी साइड इफेक्ट्स की बात करते हुए आज हम आगे चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQIAS हिंदी में जो हमारे P2I शानदार फाउंडेशन बैचेस हैं, 10 जून से उनकी शुरुआत हो रही है और ये चूंकि इवनिंग बैच है तो निश्चित तौर पर 6 से 9 चलेंगे। इस दौरान अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इसे जुड़ते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं, मैं बहुत ही हिमायती रहा हूं ऐसे कोर्सेज की जो इन वन को हर चीज मुहैया कराते हैं थ्रू आउट, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक एक्सटेंसिव क्या कहते हैं मेंटरशिप मिलती है आपको। प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मेंस के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए SIP प्रोग्राम है, मेंस के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स, सक्सेस इन मेंस यानी कि SIM प्रोग्राम है, इंटरव्यू के लिए IGP गाइडेंस प्रोग्राम है, 18 किताबों का सेट है। ये किताबें आपके घर पहुंचा दी जाती हैं। और जब मैं मेंटरशिप की बात करता हूं, SIP की बात करता हूं, SIM की बात करता हूं, तो इससे एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स हैं ही नहीं। साथ में जो आपको हर टॉपिक के बाद में MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। मेंस का टॉपिक है तो DMQs यानी कि डेली मेंस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बताते हैं कि कितना बृहत अच्छा कोर्स है। खासकर लाइव क्लासेस अनलिमिटेड है, उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स अनलिमिटेड है। इतनी सारी चीजें आपको अनलिमिटेड तरीके से मिल रही हैं, तो इनका आपको फायदा उठाना चाहिए। विकास लाइव कोड याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हम बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। तो क्या है चीजें, क्या है मुद्दे, क्या है मुख्य बात क्या है? तो असम सरकार द्वारा मई 2025 में एक नीति की घोषणा हुई है जो बड़ी विवादास्पद रही। क्या है कि मूल निवासियों को कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में बांग्लादेश की सीमा के साथ रहने वाले लोगों को गैर कानूनी खतरों से निपटने के लिए हथियारों के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। यह नीति क्या है? विशेष रूप से 6 जिलों स्वदेशी निवासियों की लक्षित करती है, जहां पे बेसिकली देशी समुदाय रहता है, जो असम के लोकल्स हैं, उनके लिए हथियारों के लाइसेंस को
प्रदान किया जाना थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है, इस पर बड़ी मुद्दी बात हो रही है। ठीक है, देखा जाए तो क्या है, लक्षित क्षेत्र क्या है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वदेशी निवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा औचित्य क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु इसको लाया गया है, ऐसा नीति में कहा जा रहा है। जनसांख्यिकी चिंताएं क्या है, राज्य की जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन की दीर्घकालिक चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास। जो हिंदू बनाम मुस्लिम का एक समीकरण वहां पे बन के आता है, जिसके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, इसको हर पार्टी अपने हिसाब से प्रचारित करती है, पर निश्चित तौर पे जो देशज लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनको बहुत से खतरे हैं। उन खतरों के लिए समाधान कितना कारगर है ये तो भविष्य बताएगा, पर कुछ चिंताएं इससे जुड़ती जरूर आ रही हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र कुमार ने क्या कहा, इस नीति की कड़ी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि यह हिंसक अतीत की याद दिलाने वाली भय की संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकती है। उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर अमेरिकी बंदूक संस्कृति से प्रेरणा लेने का आरोप लगाया है। हम अमेरिकी बंदूक संस्कृति पे भी आएंगे, लेकिन जब मैं ये वीडियो आपको पहुंचा रहा हूं, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शुरुआती तौर पे आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार की नीति असम की जो असुरक्षा है, असम में जो दिक्कतें चल रही हैं, असम में जो सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हैं, क्या उनका सॉल्यूशन है? आप मुझे जरूर बताइएगा। हम एक कॉमन सॉल्यूशन तक इस वीडियो के अंत तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आपके विचारों को भी जानना जरूरी है। ठीक, चलिए बातों को करें अगर इससे रिलेटेड, तो क्या है, राज्य सरकार क्या संकेत देती लग रही है कि बांग्लादेशी सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले देश समुदाय असुरक्षित हैं और हथियारों के लाइसेंस भयावरोधक हो गए, यानी भय को रोकेंगे। ठीक, तथा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, ऐसा सरकार कह रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात पे भी जोर दिया है कि यह लाइसेंस असम में अंतरराज्यीय सीमाओं, जो स्टेट सीमा है, उनकी निकटवर्ती लोगों के लिए नहीं होंगे। ठीक है, ये वहीं पे होंगे जहां पे देश समुदाय असुरक्षित है। बेसिकली उनको लग रहा है जहां पे बांग्लादेशी अवैध प्रवासी ज्यादा आ गए हैं, उनकी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, लेकिन ये शर्तें इस तथ्य को नकार नहीं सकती कि कुछ खास नागरिक समूहों को हथियार बंद करने के बड़े पैमाने का दुरुपयोग विजिलेंटिज्म, यानी कि अनाधिकृत चौकसी और अंतर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता जैसे कार्यों के लिए हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं, इसका मिसयूज हो सकता है। जैसे लिखा है ना कि अनाधिकृत चौकसी, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे भी चौकसी देखने को मिल रही। ठीक है, और अंतर सामुदायिक प्रतिद्वंदिता जैसे कार्यों के लिए भी हो सकता है, ऐसा डर है लोगों में और वो विरोधी जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे कानून प्रवर्तन, जिसके पास कानूनी इख्तियार है और हथियारबंद साधनों पे एकाधिकार है, और निजी नागरिकों के बीच एक लकीर धुंधली पड़ जाएगी कि वास्तविकता में हथियार का उपयोग कौन कर सकता है। पुलिस करेगी, सीमा सुरक्षा बल करेंगे, या अर्धसैनिक बल करेंगे, या नागरिक करेंगे। यहां पे जब हम नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार देते हैं तो इसके मिसयूज भी हैं। हम इस वीडियो के आगे हम इसके संभावित मिसयूज पे भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, विरोधियों का क्या कहना है, एक ऐसे राज्य में जो विद्रोहियों की हिंसा से ग्रस्त रहा है, जहां उल्फा या इंडिपेंडेंट जैसे समूहों का खतरा बना हुआ है। ठीक है, उल्फा आपको पता है कि किस प्रकार से पूर्व में भी और अभी भी खतरा उसका बना रहा है। ठीक है, जैसे समूह से खतरा बना हुआ है, नागरिकों के हाथों में हथियार देने से सुरक्षा वृद्धि के बजाय हथियारों के प्रसार और हिंसा को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और ये जोखिम को बढ़ाएगा। ठीक है, नागरिकों को कथित तौर पे आत्मरक्षा के लिए हथियार बंद करना क्या है, अपना मूल दायित्व छोड़ने जैसा है। मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है, जो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, जो पुलिस की जिम्मेदारी है, आप उससे दूर जा रहे हैं, आप उसके क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने की जगह राज्य सरकार के पास एक स्पष्ट विकल्प है कि यह इन असुरक्षित इलाकों में अपने कानून प्रवर्तन और सुरक्षा मौजूदगी को क्या करे, पुख्ता करे। पुलिस को बढ़ाओ यार। मैं कहता हूं कि केंद्र की मदद लीजिए, सुरक्षा उपायों को और पुष्ट कीजिए। ठीक है, सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात कीजिए, लेकिन लोगों के पास अगर हथियार जाएंगे तो इसके मिसयूज हो सकते हैं। आप मुझे बताते रहिएगा हर बिंदु पे आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे। संवैधानिक और न्यायिक आयाम क्या है इससे जुड़े। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, भारतीय संविधान में शस्त्र अधिकार स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार नहीं है, इसकी बात नहीं की गई है। अनुच्छेद 21 जो जीवन यानी कि डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार शामिल है, परंतु यह शस्त्र धारण के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। आप अपने को बिल्कुल सेफगार्ड कर सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये
शस्त्र धारण करने की बात नहीं करता है। ठीक है, फिर बात करें अगर कुछ केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो संवर्ती सूची आग्नेयास्त्र संवर्ती सूची का विषय है, मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें इस प्रकार की चीजों को वर्णित किया गया है। ठीक है, बात करें तो केंद्रीय कानून आर्म्स एक्ट 1959 मुख्य नियंत्रक कानून है जो यह तय करता है कि किसके पास आर्म्स किस तरीके से किन कंडीशंस के अधीन रह सकता है, इसकी बात कौन करता है? आर्म्स एक्ट करता है। ठीक है, राज्य की भूमिका क्या है? राज्य सरकारें लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं, वो इस बात को लाइसेंस करती हैं कि आप रख सकते हैं कि नहीं, मतलब हथियार आप रख सकते नहीं, उसके लाइसेंस की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य भूमिका के राज्य सरकारों के पास है। न्यायिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस विशेष अधिकार है, अधिकार नहीं है। स्पेशल कंडीशन में आपको दिए जा सकते हैं, नॉर्मली एज अ राइट नहीं दिए जा सकते हैं। हम सबको पता है कि थोड़ा सा टफ है भारत में इसको प्राप्त करना। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, मतलब स्टेट शुड बी ऑन द टॉप लिस्ट। ठीक है, राज्य अगर सुरक्षित रहेगा तो राज्य के लोग सुरक्षित रहेंगे, इसको निश्चित करना है। तो यहां पे असम का पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रांग होता दिखता है अगर वो अपने तर्कों को समझाने में कामयाब रह जाते हैं तो। ठीक है, नागरिक सुरक्षा के लिए उचित प्रावधान आवश्यक है, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, बात करें कुछ और बिंदुओं की तो आंतरिक सुरक्षा पहलू जो जीएस पेपर 3 यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ते हैं वो क्या क्या है, उन पहलू पे बात कर लेते हैं। सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या हैं? असम में विभिन्न सुरक्षा चुनौतियां विद्यमान है, जैसे क्या क्या है? अगर बात करें तो सीमावर्ती मुद्दे हैं, 263 किलोमीटर लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जिसको कल भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, अन्य मुद्दा क्या है? अवैध प्रवेश। लगातार जो इलीगल माइग्रेंट आते जा रहे हैं ये निश्चित तौर पे भारत के लिए और असम के लिए सुरक्षा के बड़े मुद्दे क्रिएट करते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में जो टसल चली रही है वो इससे भी जुड़ती है। ये टसल भी भारत बांग्लादेश की मुद्दे को और क्या कहती है? बढ़ाती है। ठीक है, तस्करी निश्चित तौर पे, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, ये बड़ी दिक्कतें हैं। इवन अगर भारत म्यांमार की बात की जाए तो इनकी सीमा पे भी जो हम देखते हैं इस प्रकार की तस्करी वाली सिचुएशन, भारत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा चुका है इस कारण, और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक आ चुकी है अगर इसकी हम बात करें तो। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा से कुछ खतरे क्या है? जातिगत तनाव। यस, बोडो, असमिया, बंगाली समुदायों के बीच जो तनाव है वो अलग अलग समय पे बहुत स्तर तक हमने देखा है, बहुत बड़ा है, इसने सिक्योरिटी को थ्रेट भी उत्पन्न किया हुआ है। ठीक है, बात करूं इससे अलावा तो धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जिनकी टेंडेंसी पोलराइजिंग की होती है, जो ध्रुवीकरण पे बल देती हैं, जो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल एजेंडे में फिट बैठता है। ठीक है, ये हमारी आपकी बात नहीं, यूपीएससी के इस दिशा से नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स के मद्देनजर देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा, और क्या है? भूमि विवाद। स्वदेशी और प्रवासी समुदायों के बीच भूमि विवाद है कि लैंड पे राइट किसका है, अधिकार किसका है जमीन पे, और इस पे बहुत विवाद होता है। पहले भी विवादों को देखा है और अभी विवादों को क्या है देखा गया है। ठीक है, बात करें कुछ और बिंदुओं को तो क्या है? सुरक्षा बलों की भूमिका क्या है? असम राइफल्स पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, विद्रोह विरोधी कार्रवाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त क्या देखा जाता है? राज्य पुलिस बल वहां पे है। ठीक है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल वहां पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आपातकाल में सेना की सहायता ली जा सकती है। इसके बावजूद लोगों को अभी दी गया है आर्म्स। आप मुझे बताते रहिएगा कि आपको क्या लगता है इन बिंदुओं पर। ठीक है, नागरिक सशस्त्रीकरण के जोखिम क्या है? ढीली हथियार लाइसेंसिंग वाले समाजों में नागरिकों द्वारा अपराधों में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसके खतरनाक उदाहरण है जैसे क्या है? पारिवारिक हिंसा हो सकती है, घर में पी के आए, पत्नी को गोली मार दी, चाचा को गोली मार दी, ताऊ जी को गोली मार दी, मौसा जी जीजा जी नाराज रहते हैं, इनको गोली मार दी, फूफा जी को गोली मार दी, है ना? तो घरेलू विवादों में हथियारों का दुरुपयोग हो सकता है। सामुदायिक तनाव, चूंकि मैंने बताया कि सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ रही है, इस बाबत अगर किसी ने हथियारों का प्रयोग कर लिया तो नुकसानदायक हो सकता है समाज के लिए, इट्स नॉट गुड ऑफ कोर्स। आपराधिक गतिविधियां, हथियारों का गैर कानूनी उपयोग हो सकता है। यू नेवर नो कि जो हथियार लाइसेंस में मिल रहे हैं कितने हथियारों को आप चेक करेंगे। अगर आपने मान लो 10,000 लोगों को लाइसेंस दे दिया तो उन 10,000 लोगों के पास कानूनी हथियार हैं, गैर कानूनी हथियार हैं, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त हथियार हैं, जो गोलियां इस्तेमाल हो रही हैं, जो असलहे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कितने कानूनी कितने गैर कानूनी, कितने ऐसे हैं जो स्मगलिंग के द्वारा आए हैं, यू नेवर नो। तो इस पे एक निश्चित तौर पे सुरक्षा चिंता दिखाई देती है। ठीक है, बात करें इसके आगे की तो सामाजिक न्याय और जनसांख्यिकी मुद्दों को अगर बात करें तो क्या है? जनसांख्यिकी परिवर्तन। यस, असम में जनसांख्यिकी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऐतिहासिक संदर्भों को देखा जाए तो 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में लगभग 24.68 लेकिन लगभग 25% से बढ़ के 34% तक बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, वहां पर रिलेटिव इंक्रीमेंट हुआ है, सापेक्षिक। प्रवासन, बांग्लादेश से निरंतर प्रवासन है, माइग्रेशन होता जा रहा है और यह सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। हिंदू मुस्लिम उतनी बड़ी चुनौती नहीं
इतनी बड़ी, ये जो हमारे सुरक्षा के लिए थ्रेट भी हो सकते हैं, वो चुनौती है। ठीक है, भाषाई परिवर्तन, बंगाली भाषा की आबादी में वृद्धि हो रही है, तो जो असमीज लोग हैं उनको भी अपनी असमिया भाषा के प्रति निश्चित तौर पे खतरा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या देखने को मिले, सांस्कृतिक पहचान, असमिया पहचान की चुनौतियां क्या दिख रही हैं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, रोजगार संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हमको देखने को मिल रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखा जाए तो निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिनिधित्व भी बदलता जा रहा है। और इसको देखता हूं तो 1909 के अधिनियम की याद आती है, जब सांप्रदायिक निर्वाचन, जो मिंटो को उसका फादर कहा जाता है, वो शुरू हो गया, तो उसने किस प्रकार से पोलराइजेशन को बढ़ाया, ये भी पोलराइजेशन को बढ़ा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए कुछ और बिंदु देखा जाए। स्वदेशी अधिकार क्या है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 2930 के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित है। असम में बात की जाए तो बोडो समुदाय है, उनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। इसके अलावा जो असमिया समुदाय है वो प्रमुख भाषाई समुदाय है। अभी मैंने बताया कि बंगालियों की, चूंकि बांग्लादेशी माइग्रेशन हो रहा है, वो बंगाली बोलते हैं, उनके आने से सुरक्षा में दिक्कतें आ रही हैं और आपसिक भाषाई वैमनस्यता भी बढ़ रही है, धार्मिक वैमनस्यता तो चलो बढ़ ही रही है। ठीक है, और क्या है, अन्य जनजातियां, विशेष संरक्षण की मांग की है। जो अन्य छोटी मोटी जनजातियां जो अलग अलग जगहों से पूर्वोत्तर से माइग्रेट होकर यहां पे आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं और वो भी सुरक्षा विषयक चिंताओं में शामिल है। ठीक है, न्यायिक हस्तक्षेप क्या है, उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी यानी कि जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, उसके माध्यम से नागरिकता की पहचान का प्रयास किया, जिसके परिणाम विवादास्पद रहे, हम सबको पता है। इनफैक्ट जो कल का वीडियो मैंने किया था उसमें भी मैंने इसको निश्चित तौर पर शामिल किया था कि जो 6A है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें जो धारा 6A है वो बड़ी विवादित रही और उसको लेके असम हमेशा से केंद्र में रहा। और जब नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2019-20 में वापस उसकी बात शुरू हुई थी, तो असम में हमें बहुत वृहत स्तर पे दंगे भी देखने को मिले थे, तो ये भी एक समस्या का कारण रहा है। ठीक है, चलिए विश्व में नागरिक, अगर हम जो हथियारीकरण है, हालांकि ये शब्द बेहतर नहीं है, जो आर्म्ड लोगों की बात की जाए, सिविलियंस की बात की जाए, तो विश्व में क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो यूएसए है। संवैधानिक अधिकार क्या है, द्वितीय संशोधन द्वारा हथियार धारण का अधिकार मिला। राज्य विविधता देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानून है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे फेडरलिज्म है, तो राज्यों के अपने अलग कानून भी हैं वहां पे। ठीक है, अलग नागरिकता भी है। व्यापक स्वामित्व देखा जाए तो प्रति 100 नागरिकों में 120 हथियार हैं। और इसी कारण गाहे बगाहे यूएसए में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां पे सिविलियंस एक दूसरे पे गोलीबारी कर देते हैं, और बड़ी मात्रा में स्कूलों में भी देखने को मिला, और इसके मिसयूज बहुत देखने को मिले हैं। तो एक डर ये है कि ये मिसयूज ना हमको देखने को मिल जाए। सामाजिक परिणाम क्या है, स्कूल और सार्वजनिक संस्थानों पे हमले हमने देखे हैं। ठीक है, आत्महत्या दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सबके पास हथियार है, कोई कभी भी किसी को कहीं भी मार ले रहा है, गोली मार ले रहा है। ठीक है, पारिवारिक हिंसा बहुत बढ़ गई, और पारिवारिक विवादों में जो मृत्यु दर है उसमें वृद्धि हुई है हथियारों के प्रयोग के कारण। स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे प्रशिक्षित नागरिकों को, जो नागरिक हैं उनको प्रशिक्षित रूप से, अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा जरूरी है। और क्या है, सख्त नियंत्रण है, हथियार संस्कृति को बहुत अनुशासित किया गया है, मतलब बहुत ही कानून के तरीके से रिजर्व्ड है, बहुत हैविली आप कहीं पे भी लाइसेंस नहीं दे सकते। लाइसेंसिंग के लिए आपको प्रॉपर सख्त कानूनी स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, और क्या है, कम अपराध दर, यह निश्चित तौर पे चूंकि नियंत्रण कानून पे प्रॉपर है, तो अपराध भी वहां पे क्या है, कम है। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पे व्यापक हथियार स्वामित्व है, वहां पे हिंसा में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है इसी कारण, और सख्त नियंत्रण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि असम में इस प्रकार के सख्त नियंत्रण हो, तब तो आप दे दो, अदरवाइज तो फिर ये जो दिक्कतें यूएस में, अमेरिका जैसे देश में देखने को मिल रही हैं, असम में तो देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील में क्या है, शहरी हिंसा, क्योंकि हथियार संस्कृति बहुत ज़्यादा, जो आर्म्ड कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आर्म्स कल्चर, और इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिल रही है ब्राज़ील में, शहरों में। और वहाँ पे पुलिस बनाम नागरिक, यानी कि पुलिसों, जो पुलिस सिस्टम है उसके अगेंस्ट नागरिकों को हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इनके खिलाफ इनमें कन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है, और इस कारण मृत्यु दर भी वहाँ पे बढ़ रही है, जहाँ पे बहुत हिंसाएं हो रही हैं, बहुत सी झड़पें हो रही हैं। ठीक है, उदारीकरण के द्वारा ब्राजील में उसको नियंत्रित करने के प्रयास भी हो रहे हैं, और ब्राजील भी उस दिशा में है जहां पे कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड आ चुका है, जहां पे दक्षिण अफ्रीका आने का प्रयास कर रहा है। तो भारत में इस दिशा में प्रयास होने चाहिए, और सख्त प्रयास होने चाहिए। चलिए, सामाजिक आर्थिक प्रभाव की बात की जाए तो संभावित सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। चलिए,
स्थानीय सुरक्षा की बात की जाए तो दूर दराज के क्षेत्रों में आत्मरक्षा मिल सकती है लोगों को। दूसरा क्या है, पुलिस बल पे कम दबाव होगा, नागरिक स्वयं सुरक्षा करने में सबल होंगे। सामुदायिक सुरक्षा की बात होगी, ग्रुप लेवल पे सुरक्षा हो सकेगी। अगर प्रधानों के पास मतलब मान लो कि सभी विलेज मैन जो हेडमैन है उनके पास है तो सामुदायिक रूप से अपने क्षेत्र को बचा सकेंगे, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी है कि कोई डर नहीं होगा कि कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अस्त्र, हम आत्मरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। संभावित नकारात्मक परिणाम क्या है कि हिंसा में वृद्धि होगी, व्यक्तिगत और सामुदायिक झगड़ों में जो हिंसा बढ़ती है उसमें वृद्धि होगी, दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, झड़पों में वृद्धि हो सकती है, अप्रत्याशित अगर अशिक्षित तरीके से इसकी हैंडलिंग की गई तो आपराधिक उपयोग हो सकते हैं, जहां पे हथियारों के गैर कानूनी प्रयोग हो सकते हैं, जहां पे नहीं किया जाने वहां पे भी, ठीक है। और सामाजिक तनाव निश्चित तौर पर बढ़ा सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या है, लाइसेंसिंग राजस्व होगा तो थोड़ा सा उसमें राजस्व में वृद्धि होगी, हथियार व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जो इलीगल लीगल दोनों तरीके से, लीगल तरीके से थोड़ा फायदा है, इलीगल तरीके से नुकसान होगा उसका। सुरक्षा खर्च बढ़ेगा व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तर पे। और क्या होगा, बीमा लागत, जो जीवन और सुरक्षा से जुड़ी बीमाएं होती हैं, बीमा होती है, सुरक्षा होती है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। उसमें हमको बड़ी मात्रा में लोग बीमा कराते दिखेंगे, न सिर्फ अपने असलहों की बल्कि खुद की, जिंदगी की, परिवार की, ठीक है। तो ये इसके बिंदु हैं। चलो देखते हैं अगला कि नीतिगत उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सुझाव देख लेते हैं कुछ। तत्काल उपाय क्या किए जा सकते हैं, व्यापक प्रशिक्षण, हथियार संचालन में लोगों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाए कि कैसे आपको चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, जो लोग मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है, बेसिकली उनको लाइसेंस न दिया जाए, ठीक है। लाइसेंस से पहले मानसिक मूल्यांकन हो, नियमित ऑडिट हो कि जो लाइसेंस दिए गए हैं उनका सही उपयोग हो रहा है या उनका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, या जिन लोगों को दिया गया है वो इस प्रकार की टेंडेंसी तो नहीं शो कर रहे कि वो कहीं पे इस पे लोगों की सुरक्षा पे खतरा, समाज की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक सहमति, सभी समुदायों के साथ चर्चा करने के बाद इसको व्यापक रूप दिया जा सकता है, लेकिन समुदायों की स्वीकृति हो और वो कैसे इसको मैनेज करेंगे ये भी बात तय हो, ठीक है। दीर्घकालिक रणनीति क्या हो सकती है, सामाजिक सुरक्षा यानी कि आर्थिक शैक्षणिक सुधार हो उसमें, ठीक है। लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, पुलिस बल जो है उनको भी सुधार किया जाए, बेहतर कानून व्यवस्था के तहत उनको भी न सिर्फ अधिकार दिए जाएं बल्कि इस बात के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए कि अगर वहां पे दिक्कतें हैं, वहां पे असुरक्षा है, वहां पे हिंसा हो रही है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, बेहतर सुरक्षा दे। अच्छा क्या है, सभी समुदायों के बीच सामंजस्य की बात की जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि भाषिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, इसमें ध्रुवीकरण का खतरा है, तो सामुदायिक जो एकीकरण है इस पे बल दिया जाना चाहिए, इस पे सामंजस्य पे बात की जानी चाहिए। और सीमा सुरक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो अनाधिकृत लोग भारत आते जा रहे हैं, जो इलीगल लोग भारत आते जा रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए, इन पे काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अंततः क्या निष्कर्ष है कि असम की जो हथियार नीति है एक प्रतिबिंब है किसकी, भारत की जटिल सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा चुनौतियों का। इसका समाधान केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं है बल्कि व्यापक सामाजिक समझ और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता भी है। यह मामला भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की कसौटी भी है कि हम विविधता में एकता के सिद्धांत को बनाए रखते हुए वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इस बाबत आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये लोगों को गन लाइसेंस देना, हथियार लाइसेंस देना सही है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या इस समस्या का समाधान यही है जो ध्रुवीकरण हो रहा है भाषिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्या उसका समाधान ये है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो 2 जून से शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी ये बैच क्लोज हो जाएगा। मैं खुद हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, तो अगर आपको इससे जुड़ना है तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। हिंदी साहित्य का ये कोर्स ऐसा है जिसमें मैं भाषिक आधार पे, फ्लो के आधार पे, उत्तर लेखन के आधार पे आपकी उत्तरों की जांच करता हूं, आपके कंटेंट की जांच करता हूं, और आपको सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए नहीं बल्कि निबंध के लिए, प्रश्न पत्र 1 जीएस प्रश्न पत्र 1 के लिए, प्रश्न पत्र 4 यानी कि नीति शास्त्र के पेपर के लिए, इथिक्स के पेपर के लिए, साथ में जो हिंदी क्वालिफाइंग होता है उसके लिए भी आपको क्या करता हूं, तैयार करता हूं। तो अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया होगा या यूपी स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को परचेस कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके इसे जुड़ सकते हैं, @ऑफिशियल विकास पे आप उससे बात कर सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड ऐसा कोड है जिस कोड का प्रयोग करके आप स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट पे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अब गेंद आपके पाले में है, आपका क्या विचार है इस बात पे जो असम सरकार का ये नया मूवमेंट है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है, कितना सही कितना गलत, निष्पक्ष होके कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों को जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।